चलो पे अटेंशन। चलो सुनो, देखो वी हैव टू कंप्लीट टिल सेक्शन 9 टुडे, दैट इज द सोल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, यहां तक हमको पूरा करना है। ठीक है, आपको ना, आप जिस नोट्स में क्वेश्चंस, जिस नोटबुक में नोट्स बना रहे हो, ठीक है, अभी प्ले हुआ चल रहा है ना? हाँ, आप लोग जिस नोट्स में ये सारा कंटेंट लिख रहे हो, उसके लास्ट पेज पे आपको ये एलएमआर लिखना है। ठीक है, सेम एलएमआर हम लोग राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का भी बना लेंगे लास्ट में। ठीक है, फिलहाल पूरा नहीं हुआ है तो फिलहाल मत लिखो। यहाँ आज जितना होता है पहले वो देखने दो, उसके बाद जितना आज हो उतना लिख देना। ठीक है, अच्छा, टेल मी वन थिंग, एक बात बताओ मुझे, इंट्रोडक्शन, सेक्शन 3, सेक्शन 5, सेक्शन 5 रिलेटेड केसेस ऑफ सफिशिएंट कॉज, ये सब समझा सबको? यस, तो नाउ वी हैव टू डिस्कस सेक्शन 6, 7, 8। अच्छा, याद रखना सेक्शन 6, 7, 8 साथ में पढ़ाया जाता है, तीनों सेक्शन साथ में पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, सेक्शन 6, 7 एंड 8। ठीक है, नाउ व्हाट इज 6, 7, 8? ध्यान से पहले समझो। 6, 7, 8 डील्स विथ लीगल डिसेबिलिटी, अंडर लिमिटेशन एक्ट 1963, लीगल डिसेबिलिटी प्रोविजंस अंडर लिमिटेशन एक्ट 1963। ठीक है, नाउ व्हाट इज लीगल डिसेबिलिटी प्रोविजंस, ये क्या होता है? तो ये देख लेते हैं क्या होता है। देखो, सबसे पहले तो एक चीज समझो कि लीगल डिसेबिलिटी इज नॉट इक्वल टू फिजिकल डिसेबिलिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का हाथ फ्रैक्चर है, ठीक है, कोई देख नहीं सकता है या कोई बोल नहीं सकता है, दैट इज फिजिकल डिसेबिलिटी, दैट हैज नथिंग टू डू विथ लीगल डिसेबिलिटी। तो सर फिर लीगल डिसेबिलिटी क्या होता है? व्हाट डज लीगल डिसेबिलिटी मीन्स? लीगल डिसेबिलिटी का मतलब होता है कि यू आर डिसक्वालिफाइड। ठीक है, यू आर डिसक्वालिफाइड फ्रॉम फाइलिंग सूट, अपील और एप्लीकेशन। ठीक है, ऐसा क्या होना चाहिए कि ये माना जाएगा कि आप डिस्क्वालिफाइड हो? ठीक है, ऐसा क्या होना चाहिए आपको? तो या तो आप माइनर हो, ठीक है, या तो आप अनसाउंड हो, ठीक है, या तो आप इनसेन हो, या तो आप इडियट हो, ठीक है, या तो आप लूनाटिक हो, ठीक है, या तो आप लीगली डिस्क्वालिफाइड बाय कोर्ट हो, लीगली डिस्क्वालिफाइड बाय कोर्ट। ठीक है, चलो आप पे अटेंशन, एक्सप्लेनेशन में एकदम ध्यान देने का। सो अगर इनमें से आप कुछ भी हो तो कानून की नजर में यू आर लीगली डिसेबल्ड। वो तो ठीक है सर, इसका लिमिटेशन 1963 जो लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं उससे क्या लेना देना इसका?
तो देखो उसका इससे क्या लेना देना, आप वो समझो, कनेक्शन क्या वो समझो। मान लो अगर कोई लीगली डिसेबल्ड है और उस लीगली डिसेबल्ड के साथ डिफॉल्ट हुआ है, ठीक है, समझो इसके साथ टॉर्ट हुआ है, या इसके साथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, या इसके साथ मनी रिलेटेड स्कैम हुआ है, या मनी रिलेटेड कुछ हुआ है, टेक्निकली इसके साथ डिफॉल्ट हुआ है। तो अगर सर आपने अभी सिखाया कि लीगली डिसेबल्ड का मतलब वो इंसान जो केस नहीं कर सकता, तो जिस इंसान के साथ डिफॉल्ट हुआ है, तो अगर इस इंसान को केस करना है, फॉर एग्जाम्पल इफ ही विशेस टू फाइल सूट, तो ऐसे केसेस में क्योंकि ये लीगली डिसेबल्ड है तो ये सूट कैसे फाइल करेगा सर? तो मतलब आपके कहने का मतलब ये सूट नहीं फाइल कर सकता। तो आंसर इज ये सूट नहीं फाइल कर सकता, इज नॉट अलाउड टू फाइल सूट, ठीक है। अच्छा, वाई इज नॉट अलाउड? बिकॉज हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं क्या कि ये क्या है, लीगली डिसेबल्ड है। तो सर मतलब आपके कहने का मतलब ये कि लीगली डिसेबल्ड लोग केस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो बट सर कुछ तो होगा ना, है ऐसा कुछ सिचुएशन तो होगा ना जहां इनको केस करने को अलाउ किया जाए, है। अब वो क्या है तो ध्यान से सुनो। दे कैन फाइल सूट मतलब लीगली डिसेबल्ड पीपल कैन फाइल सूट ओनली व्हेन when the disability is ceased, only when the disability is ceased, ठीक है। ceased का मतलब होता है stopped। ये लोग तभी केस कर सकते हैं जब इनका डिसेबिलिटी क्या हो जाना चाहिए, स्टॉप हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए, तभी ये लोग केस कर सकते हैं। बट मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात समझाओ, अगर एक इंसान के साथ डिफॉल्ट हुआ है, सपोजिंगली ये डिफॉल्ट 3 जनवरी को हुआ है, ठीक है, एंड 3 जनवरी को जिस दिन डिफॉल्ट हुआ दिस पर्सन वाज माइनर, ठीक है। मुझे पहला एक बात बताओ, कैन ही फाइल सूट बाय बीइंग माइनर? तो इसका आंसर स्ट्रेट अवे है नो, ठीक है, नहीं कर सकता, ठीक है। तो फिर व्हाट इफ लेटर ही बिकम मेजर, तो ऐसे केसेस में कैन नाउ ही फाइल सूट? अरे यस और नो? यस। तो ऐसे केसेस में यस सर, आप ये केस कर सकते हैं सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बात बताओ दोस्तों, अभी हम लोग ने ना बोला, फिर अभी हम लोग हाँ बोल रहे हैं, बट सर आप देखो ना इसीलिए बोला था क्योंकि वो क्या था, माइनर था, लीगली डिसेबल्ड था, ठीक है, ये लीगली डिसेबल्ड था। हाँ इसीलिए बोला क्योंकि उसकी लीगल डिसेबिलिटी थी वो क्या हो गई, वो सीज हो गई। बट मेरा एक सवाल है तुम लोगों से, ये जो लिमिटेशन पीरियड है, हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं लिमिटेशन पीरियड, ऐसे सिचुएशन में लिमिटेशन पीरियड कब से स्टार्ट होगा? चलो मैं तुमको ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन दूंगा तो तुम लोग करेक्ट आंसर दे पाओगे शायद, ठीक है। पहला, क्या 4 जनवरी, ठीक है, 4 जनवरी जिस दिन वो माइनर हुआ, सॉरी जिस दिन उसके साथ डिफॉल्ट हुआ, उसके नेक्स्ट डे पे क्या लिमिटेशन पीरियड 4 जनवरी से स्टार्ट होगा? क्या बोलते हैं हाँ या ना? एक चीज तो कंफर्म है कि लिमिटेशन पीरियड 4 जनवरी से तो स्टार्ट नहीं होगा। क्यों सर? क्योंकि कहना से 3 जनवरी पे जिस दिन डिफॉल्ट हो उस दिन वो माइनर था और वैसे भी वो केस नहीं कर सकता। तो अगर हम लोग 4 जनवरी से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट कर देंगे तो कहना है फिर आगे किसी नहीं कर पाएगा अगर लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया तो एक चीज कंफर्म है, इन केस ऑफ लीगल डिसेबिलिटी limitation period to file suit shall not start from date of default। अरे हाँ कि नहीं? ठीक है, एक चीज तो कंफर्म है कि डिफॉल्ट डेट से स्टार्ट नहीं हुआ, तो सर फिर कब से स्टार्ट होगा? तो जिस दिन उसकी लीगल डिसेबिलिटी खत्म हुई, राइट। तो मान लेते हैं
कि वो माइनर से मेजर हुआ, फॉर एग्जाम्पल समझो 6 मार्च को, ठीक है, इस दिन वो मेजर हो गया, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ऐसे केसेस में लिमिटेशन पीरियड, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं लिमिटेशन पीरियड 6 मार्च मतलब नेक्स्ट डे 7 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा? अरे हाँ कि नहीं? हाँ। तो क्या इसी सेंटेंस को अगर मैं कंटिन्यू करूं और कंटिन्यू होके कहूं कि इन केस ऑफ लीगल डिसेबिलिटी लिमिटेशन पीरियड टू फाइल सूट शैल नॉट स्टार्ट फ्रॉम डेट ऑफ डिफॉल्ट, इट शैल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सीजेशन ऑफ लीगल डिसेबिलिटी। अरे मानते हो कि नहीं मानते हो? ये जो है ना, ये लाइन हम लोग ने जो लिखी है, ये है सेक्शन 678 का रूल, ये है सेक्शन 678 का प्रिंसिपल, ठीक है। सेक्शन 678 इसके ऊपर बेस्ड है। सेक्शन 678 कहता है कि जनरल केसेस में, इन जनरल केसेस लिमिटेशन पीरियड टू फाइल सूट starts from date of default, but in section 678 cases में, section 678 cases में limitation period to file suit shall not start from date of default, it shall start from the date of, बोलो भाई, date of cessation of legal disability, ठीक है, cessation of legal disability। आई बात समझ में? यस। मतलब सर लीगल डिसेबिलिटी के केस में अपन वेट करेंगे सामने वाले के लिए जब तक वो एबल नहीं हो जाता तब तक लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होगा, करेक्ट, ठीक है। बट सर अगर फॉर एग्जांपल ये जो डिफॉल्ट माइनर है, माइनर के रिप्रेजेंटेटिव्स को समझो, इसके जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको अगर केस करना है, तो क्या बिना माइनर के मेजर होने के, बिना माइनर मेजर हो, क्या रिप्रेजेंटेटिव माइनर के बिहाफ पे केस कर सकते हैं? हाँ। वो हम पढ़ ही नहीं रहे हैं। अगर ये डाउट आपके दिमाग में आया था, अच्छा डाउट है, ठीक है, बट वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट इफ रिप्रेजेंटेटिव इज देयर ऑन बिहाफ ऑफ माइनर। व्हाट इफ माइनर हैज दिस एम्बिशन कि नहीं केस तो मैं ही करूंगा, कर, पर वेट कर, क्या मेजर होने का, तेरे खुद के मेजर होने का वेट कर। क्यों? बिकॉज माइनॉरिटी कंसिडर्ड टू बी अ लीगल डिसेबिलिटी सिचुएशन, एंड व्हेन यू आर लीगली डिसेबल्ड द लॉ डज नॉट अलाउ यू टू फाइल अ सूट, एंड इफ यू विश टू फाइल अ सूट वेट फॉर योर डिसेबिलिटी टू गेट एंड। बट सर इन दैट केस डोंट यू फील लिमिटेशन पीरियड विल गेट ओवर? नहीं, in fact in that case limitation period will start from the day your disability ceases। समझा? राइट। सो जब तू माइनर से मेजर होगा उसके बाद तेरा लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा, ठीक है। जिस दिन डिफॉल्ट हुआ वहां से स्टार्ट नहीं होगा। अब देखो ये 3 सेक्शन है तो तीनों में अलग अलग होगा ना सर? है सेक्शन 6, 7 एंड 8। क्या डिफरेंस है तीनों में? ध्यान से सुनो, इन तीनों में फर्क क्या है। सेक्शन 6 कहता है लीगल डिसेबिलिटी in case of one person, single person। 7 कहता है legal disability in case of more than one person having joint rights, more than one person having joint rights in a suit, एंड सेक्शन 8 कहता है, ध्यान से सुनना, मैक्सिमम लिमिटेशन पीरियड अवेलेबल आफ्टर सीजेशन ऑफ लीगल डिसेबिलिटी, ठीक है। और याद रखना जब जब हम लोग 6 पढ़ेंगे तो साथ साथ 8 भी समझेंगे, सिमिलरली जब जब हम 7 पढ़ेंगे तो साथ साथ 8 भी समझेंगे, बिकॉज 6, 7, 8 गोज हैंड इन हैंड, ठीक है। एंड 8 इज एक्सटेंशन ऑफ 6 एंड 7। सिंपल भाषा में बोलो तो 8 इज एक्सटेंशन ऑफ सेक्शन 6 एंड 7।
Now let's understand each section one by one. Let's understand section 6 first. अच्छा, before I start with section 6, did you all understand the general concept? ठीक है, क्या जनरल कॉन्सेप्ट है कि भाई लीगल डिसेबिलिटी के केस में लिमिटेशन पीरियड डिफॉल्ट डेट से स्टार्ट नहीं होता है. लीगल डिसेबिलिटी के केस में लिमिटेशन पीरियड तब स्टार्ट होता है जब सामने वाले का डिसेबिलिटी खत्म हो जाए, सीज हो जाए. ठीक है, so that is the basic ideology. So we'll discuss each section one by one. Let's say for example section 6 से start करते हैं. सेक्शन 6 कहता है लीगल डिसेबिलिटी इन केस ऑफ वन पर्सन, इन केस ऑफ वन पर्सन. ठीक है, तो अब ये क्या चीज है, तो ये समझते हैं. ठीक है, सेक्शन 6 कहता है कि से फॉर एग्जांपल एक इंसान, ठीक है, और लीगली डिसेबल्ड है. ठीक है, चलो इसको ऐसे समझते हैं. आज क्या डेट है, 17. हाँ, अपन कल पिकनिक जा रहे हैं, करेक्ट. ठीक है, योर लॉस. ठीक है, आना तो है पर तुमको नाटक है. ठीक है, जाने दो, कोई बात नहीं. मैं वहाँ जाके ग्रुप में फोटो डालूंगा, तुमको ऐसा लगना चाहिए साला जला रहा है. दैट इज द इंटेंशन. ठीक है, खैर ऐसा कोई स्टूडेंट यहाँ बैठा है जिसका 18 जून से लेके 30 जून के बीच में बर्थडे आ रहा है. हैप्पी बर्थडे आ रहा है. अच्छा, कब है आपका बर्थडे, 19 को. अच्छा, ऐसा मतलब, अच्छा, बाय एनी चांस ये जो 19th को बर्थडे आ रहा है, बाय एनी चांस यू विल बिकम मेजर नाउ. मतलब जो 19th को बर्थडे है उस दिन 18th हो जाएगा तेरा. मतलब 19th को जो बर्थडे है उस दिन तू लीगली एबल हो जाएगी. मतलब आज की तारीख 17 जून, जो आज का डेट है, इस डेट के हिसाब से तू लीगली डिसेबल्ड है. ऐसे ही हुआ ना, तुम देख रहे हो. मतलब एग्जाम्पल जो है ऐसे नहीं है, सिंपल सामने है अपने साथ. ए, व्हाट इज योर नेम, किरण. चलो, ठीक है, ठीक है, किरण. अच्छा, फॉर योर इंफॉर्मेशन, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, किरण इज लीगली डिसेबल्ड करंटली. ठीक है, नॉट इन दिस एग्जाम्पल, इन रियल लाइफ ऑल्सो. शी इज माइनर. ठीक है, अच्छा, कौन सी लीगल डिसेबिलिटी है, तो वो भी लिख देते हैं कि वो माइनर है. ठीक है, मान लेते हैं कि किरण के साथ टॉर्ट हुआ. ठीक है, इसके साथ रॉन्ग हुआ. ठीक है, मान लेते हैं ऐसा. अच्छा, ये कब हुआ ये भी सुन लो. ठीक है, समझो ये हुआ 3 जनवरी 2025 में. ठीक है, माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज, क्या किरण 4 जनवरी 2025 को जाके कोर्ट में केस कर सकती है, सूट फाइल कर सकती है? नहीं. तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि किरण के केस में 4 जनवरी 2025 से लिमिटेशन पीरियड चालू हुआ कि नहीं होगा? नहीं होगा. तो लिमिटेशन पीरियड शैल नॉट स्टार्ट. लिमिटेशन पीरियड शैल नॉट स्टार्ट. बराबर, एक चीज तो कंफर्म हो गई. तो सर कब स्टार्ट होगा? तो ये स्टार्ट कब होगा? ये स्टार्ट तब होगा जब किरण माइनर से मेजर हो जाए, लीगली एबल हो जाए. ठीक है, अच्छा, हम सब जानते हैं कि ये लीगल एबिलिटी जो है ये 19/6/25 को होने वाली है, और सच्ची घटनाओं पे आधारित है ये सब. ठीक है, नो फिक्शनल कैरेक्टर्स, नो मेड अप स्टोरीज, एवरीथिंग इज अ ट्रू फैक्ट सिचुएशन. ठीक है, किरण हियर इज लीगली डिसेबल्ड. ठीक है, शी विल टर्न मेजर वेरी सून, दैट इज ऑन 19th जून. ठीक है, अब सवाल उठता है कि सर ये जो किरण के साथ इस दिन पे टॉर्ट हुआ था, ये जो टॉर्ट इस दिन पे हुआ था, इस टॉर्ट को लेकर अगर इफ शी विशेस टू फाइल सूट, तो क्या इस सूट का लिमिटेशन पीरियड क्या यहां से स्टार्ट होगा 26 से? तो आंसर इज यस. ये लिमिटेशन पीरियड जो है वो यहां से स्टार्ट होगा. ठीक है, 26 से. तो लिमिटेशन पीरियड शैल स्टार्ट. क्यों? बिकॉज इस दिन पे कैन आई से नाउ शी इज लीगली एबल. ठीक है,
शी इज लीगली अलाउड इफ आई शुड से, ठीक है, शी इज लीगली अलाउड टू फाइल सूट, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, अब मजे की बात सुनो, ये जो लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा, लिमिटेशन पीरियड विल स्टार्ट, ये लिमिटेशन पीरियड कितना होगा, लिमिटेशन पीरियड कितना होगा, 3 years, ऐसा कहां लिखा हुआ है? टॉट के केस में कितना होता है, टॉट के केस में लिमिटेशन पीरियड कितना होता है? तो कहना से टॉट के केस में लिमिटेशन पीरियड 1 year होता है, तो क्या ऐसे केसेस में यहां से जो लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा क्या वो 1 year होगा? नहीं, ये लिमिटेशन पीरियड जो भी स्टार्ट होगा ना, ये सेक्शन 8 बताएगा, ये सेक्शन 8 बताएगा। सर सेक्शन 8 क्या बताएगा कि लिमिटेशन, देखो हम लोगों ने यहां पे पढ़ा था मैक्सिमम लिमिटेशन पीरियड किरण के पास कितना है, किरण की डिसेबिलिटी खत्म होने के बाद, समझा? ठीक है, तो अगर सेक्शन 6 को हमको लिखना है, अगर सेक्शन 6 अगर एग्जाम में लिखना पड़ा तो किस तरीके से लिखेंगे? तो देखो इस तरीके से लिखेंगे, इन केस ऑफ लीगल डिसेबिलिटी, ध्यान से सुनना, इन केस ऑफ लीगल डिसेबिलिटी ऑफ एनी पर्सन, लिमिटेशन पीरियड टू फाइल सूट, ठीक है, लिमिटेशन पीरियड टू फाइल सूट shall not start from date of default, it shall start from the date of cessation of legal disability, cessation of legal disability, बराबर? अरे हाँ कि नहीं, ये सेक्शन 6 का पॉइंट नंबर 1 है, ठीक है, साथ में रीड करेंगे, ठीक है। प्रोविजन सेक्शन 6 पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है, बिकॉज पॉइंट नंबर 2 भी है इसका। पॉइंट नंबर 1 कहता है 3:2:1 कहता है, इन केस ऑफ लीगल डिसेबिलिटी ऑफ एनी पर्सन, लिमिटेशन पीरियड टू फाइल सूट shall not start from date of default, it shall start from the date of cessation of legal disability, ठीक है, क्लियर हुआ? राइट, बट इसका दूसरा पॉइंट क्या है वो देखो, सेकेंड पॉइंट क्या कहता है वो समझो। सेकेंड पॉइंट कहता है कि इफ अ पर्सन इज हैविंग मल्टीपल डिसेबिलिटीज, आता एक आए, ये देखो ये क्या चीज है ये समझो। ये जो किरण हम बोलेगी मैंने गलती कर दी हाँ बोल के, इसको बोलना ही नहीं चाहिए था, मेरा बर्थडे। देखो एक तो किरण माइनर है, ये तो पता ही है, ठीक है, साथ साथ ये बोल पागल है, साथ साथ वो अनसाउंड माइंड भी है, ठीक है। अब ये देखो, can I say in the given example she has more than one disability? Can I say she has multiple disabilities? अच्छा एक चीज याद रखो, डिसेबिलिटी एक हो या मल्टीपल हो, लिमिटेशन पीरियड डिफॉल्ट के दिन से स्टार्ट होता है क्या? नहीं, बराबर। तो सर कब स्टार्ट होता है? डिसेबिलिटी खत्म होने के बाद। अरे बट सर यहाँ पे तो दो है, तो सुनो आगे फिर, ठीक है, यहाँ पे सुनो फिर ये क्या कहता है। हम लोग सेम एग्जाम्पल रखते हैं, किरण के साथ टॉट हुआ था, डेट क्या था वो था ये 3 जनवरी। तो चलो सेम एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। मान लो किरण के साथ टॉट हुआ 3 जनवरी 2025 में, ठीक है। नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ, ठीक है, कोरस आंसर आना चाहिए हाँ या ना में। क्या 4 जनवरी 2025 से केस करेंगे क्या? नहीं, ये तो बढ़िया है, ठीक है, यहां से तो नहीं करें। अच्छा, कैन आई से वी ऑल आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट व्हेन शी इज गोइंग टू बिकम मेजर, बराबर, 19/6/2025। अच्छा एक बात बताओ, क्या 26/2025 से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हुआ क्या? नहीं, ये क्या था? हाँ ये क्या था? अरे कैसे तुम लोग यहां से सीढ़ियों से जाओगे ना गिर जाओगे, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ 26 से चालू होगा, हाँ नहीं ये कैसा? हाँ सर एक देखो मुझे एक बात बताओ,
अगर मान लेते हैं, मान लो अगर किसी का डाउट था सर हाँ ना ये बराबर ही तो है, बट चलो मुझे एक बात बताओ, अगर अपन इस दिन पे हाँ कह रहे बट कहने से शी स्टिल अनसाउंड, तो डिसेबिलिटी तो है, तो सर फिर मान लेते हैं कि ये अनसाउंड से साउंड माइंड हो गई, ठीक है, 15 अगस्त को, ठीक है, अचानक ऐसा उठी, भारत माता की जय, वंदे मातरम, सब लोग कहे जाला, बोले भरी झाली सबको लगा भाई ठीक हो गए भाई, तो भी ठीक हो गए। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे एक बात समझाओ, अगर 15th को 15/8/2025 को अगर डिसेबिलिटी खत्म हो गई तो कहना से लिमिटेशन पीरियड यहां से स्टार्ट होगा। अच्छा कहना से दिस इज द डेट व्हेन देयर इज 0 डिसेबिलिटीज, अरे हाँ ना, ठीक है, व्हेन देयर इज 0 डिसेबिलिटीज। तो सर अगर लिमिटेशन पीरियड यहां से स्टार्ट होगा तो वो लिमिटेशन पीरियड कितना होगा, तो जो भी लिमिटेशन पीरियड होगा वो कौन बताएगा, सेक्शन 8 बताएगा, ठीक है। तो अगर मैं मल्टीपल डिसेबिलिटीज की बात करूं, अगर पॉइंट 2 हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो देखो इन केस ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटीज limitation period to file suit shall not start from date of default, it shall start from the date of cessation of all the disabilities, जिस दिन सारी डिसेबिलिटीज खत्म हो जाएंगी। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दिस इज द डेट जिस दिन सारी डिसेबिलिटीज खत्म हो गई है, बराबर। तो अगर इस दिन सारी डिसेबिलिटीज खत्म हो गई तो क्या लिमिटेशन पीरियड यहीं से स्टार्ट होगा, हाँ, स्टार्ट होने के बाद कितना होगा ये कौन बताएगा, सेक्शन 8 बताएगा, ठीक है। सो दिस इज सेक्शन 6 पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 साथ में रीड करेंगे, कहता है इन केस ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटीज लिमिटेशन पीरियड टू फाइल सूट shall not start from date of default, it shall start from the date of cessation of all the disabilities। बराबर, क्लियर हुआ। एक बात बताओ, सेक्शन 6 पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 दोनों समझा। अब आते हैं सेक्शन 7 पे। सेक्शन 7 का टाइटल क्या था, सेक्शन 7 का टाइटल कहता है लीगल डिसेबिलिटी इन केस ऑफ मोर देन वन पर्सन हैविंग जॉइंट राइट्स, ठीक है। तो अपने पास मोर देन वन पर्सन में से 1 पर्सन तो है, ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताओ कल से, मतलब कल 18th ऑफ जून से लेके 30th ऑफ जून तक कोई और है जिसका बर्थडे आने वाला है, तेरा बर्थडे आने वाला है, कभी तू है ही डिसेबल्ड तुझे मैं लीगली एबल कर ही नहीं सकता। 24th ऑफ जून, सच्ची मेरे को ना पता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी बातों पे भरोसा ही नहीं किया जा सकता, वो तू है। इसका बर्थडे है अभी, हाँ, तेरे बाजू वाले की शक्ल से मान सकता हूं मैं, बट तेरे साथ बैठा तो थोड़ा डाउट कम है। क्या डाउट बोला तूने, क्या डाउट बोल रहा हूं, क्या डेट बोला 24 जून। तो इसके केस में 19/6, ठीक है, और अभिषेक के केस में 24/6, ठीक है। बच्चा इसका सेक्शन 7 से क्या लेना देना, देखो ध्यान से सुनो। अच्छा बट तू, तेरे केस में ऐसा नहीं होगा कि तू इस दिन पे मेजर होने वाला है, पहले से ही है ना बोलता पहले से ही। कोई है जो इस साल मेजर होने वाला है, हाँ ये है, वी गॉट, इसको हटाओ रे व्हाट इज योर नेम, महिमा, बराबर है, ठीक है। क्या कब आपका बर्थडे है, 3 नवंबर, तो तू अभी 17.5 साल की है 3 नवंबर, ओके। खैर चलो सुनो,
ठीक है, बट एग्जाम्पल मस्त बनने वाला है क्योंकि दोनों के मेजॉरिटी में अच्छा खासा डिफरेंस है। ठीक है, ध्यान से देखो सही आंसर किसका आता है, कौन इसको करेक्ट बोलता है। ध्यान से सुनो, मान लो किरण और महिमा, ठीक है, ये दोनों भी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी में राइट्स होल्ड करते थे। ठीक है, राइट्स होल्ड करते थे। वी कैन नॉट कॉल देम ओनर्स बिकॉज माइनर है इसीलिए, तो राइट्स होल्ड करते थे। यू कैन कॉल देम फॉर एग्जांपल ट्रस्टी थे। ठीक है, या इनके पास प्रॉपर्टी का पोजीशन था। ठीक है, ओनरशिप छोड़ के बाकी जो टाइटल देना है वो दे दो। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का। अब होता क्या है, जिस इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन इनके पास था, दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी गेट्स ट्रेसपास्ड। ठीक है, ठीक है, ट्रेसपास्ड बाय दिस पर्सन। ठीक है, अच्छा, दिस थिंग हैज हैपेंड ऑन सेम 3rd जनवरी 2025। ठीक है, ट्रेसपास्ड मतलब बेसिकली इलीगली ऑक्यूपाई कर दिया। ठीक है, इलीगली ऑक्यूपाइड बाय सम अदर पर्सन एंड दे वर जॉइंट राइट, दे यूज्ड टू होल्ड जॉइंट राइट्स। ठीक है, दोनों के पास प्रॉपर्टी पे 50%, ठीक है, राइट्स थे। नाउ द प्रॉब्लम इज, फर्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, क्या ऐसी सिचुएशन में इसी दिन से या नेक्स्ट दिन से 4 जनवरी 2025 से जाके ये कोर्ट में केस कर सकते हैं क्या? दोनों में से कोई भी कर सकता है क्या? नहीं। ठीक है, तो लिमिटेशन पीरियड 4 जनवरी 2025 से तो स्टार्ट होने से रहा, ये चीज तो क्लियर है। ठीक है, द लिमिटेशन पीरियड शैल नॉट स्टार्ट द डे व्हेन द डिफॉल्ट हैज हैपेंड। ठीक है, इधर से तो नहीं होगा स्टार्ट। तो सर फिर कब होगा स्टार्ट? ठीक है, तो सर आपने जैसे पढ़ा है कि जिस दिन लीगल डिसेबिलिटी खत्म हो जाएगी तब से, जैसे किरण के केस में 19/6 को खत्म हो रही है, दिस इज द डे व्हेन शी बिकम्स मेजर। ठीक है, एंड महिमा के केस में दिस इज द डे व्हेन शी बिकम्स मेजर, राइट? हाँ, तो सर एक 19/6 को लीगल डिसेबिलिटी खत्म हो रही है और एक 3rd नवंबर को लीगल डिसेबिलिटी खत्म हो रही है, तो लिमिटेशन पीरियड जनरली नेक्स्ट डे से स्टार्ट होता है, इसीलिए 26 से स्टार्ट होगा या फिर 4 नवंबर से स्टार्ट होगा। कैसे? 20 जून की 4 नवंबर? कितने लोग बोल रहे हैं 26? हाथ ऊपर करो। ओके, और कितने लोग बोल रहे हैं 4 नवंबर? हाथ ऊपर करो। और कितने लोग का ऐसा देख लो, जो भी है यहाँ पे। ठीक है, बोथ ऑफ द अबव सर, ऐसे। देखो सुनो, ऐसे केस में क्या होगा। सो फर्स्ट आई विल गिव यू द प्रोविजन। ठीक है, यू रीड द प्रोविजन एंड देन आई विल आस्क यू द सेम क्वेश्चन अगेन। ठीक है, पहले प्रोविजन सुन ले। सेक्शन 7 का प्रोविजन क्या कहता है कि इन केस ऑफ लीगल डिसेबिलिटी of more than one person having joint rights in a suit, बराबर, limitation period to file suit shall not start from date of default। तो कब से चालू होगा? तो it shall start, ध्यान देना, from the date of cessation of legal disability of any of the person, दोनों में से जिसका भी लीगल डिसेबिलिटी पहले खत्म होता है वहां से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। तो ऐसे केसेस में कहना है लिमिटेशन पीरियड पहले ये खत्म हो रहा है, तो क्या यहीं से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा सर? यस, बट स्टार्ट होगा तो कितना होगा ये कौन बताएगा? सेक्शन 8 बताएगा। ठीक है, बट सर ऐसा क्यों? बिकॉज मुझे एक बात बताओ, अगर किरण मेजर हो जाएगी तो कहने से किरण कैन रिप्रेजेंट महिमा इन दिस केस। यस, बिकॉज ऐसे केस में वी आर नॉट सपोज टू वेट फॉर महिमा टू गेट
लीगली एबल, बिकॉज एनी विच वे दे आर शेयरिंग व्हाट, जॉइंट राइट्स। तो दोनों में से अगर कोई भी एक लीगली एबल हो गया, बस शी हैज अ राइट टू फाइल अ सूट एंड अदर पर्सन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द पर्सन हु हैज फाइल्ड द सूट, सिंपल। तो दोनों में से जिसकी भी डिसेबिलिटी पहले खत्म हो गई, मैटर को फाइल करने का पीरियड जो है वो वहीं से ही स्टार्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, चलो लास्ट सेक्शन 7 पे रीड करेंगे क्या कहता है। इन केस ऑफ लीगल डिसेबिलिटी ऑफ मोर देन वन पर्सन हैविंग जॉइंट राइट्स इन अ सूट, limitation period to file suit shall not start from date of default, it shall start from the date of cessation of legal disability of any of the person। समझा? क्लियर हुआ? अब आप लोग मुझे बताने वाले हो कि सेक्शन 8 जो कहता है, सेक्शन 8 कहता है कि मैं बताऊंगा मैक्सिमम लिमिटेशन पीरियड अवेलेबल अंडर सेक्शन 6 एंड 7 आफ्टर सीजेशन ऑफ डिसेबिलिटी। तो यू पीपल आर सपोज टू टेल मी दैट व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिटेशन पीरियड। सर कहां से हम बताएं? तो आ जाओ हमारे नोट्स के, हैंड रिटन नोट्स के पेज नंबर 4 पे आ जाओ, 4 के सारे पॉइंट्स को रीड करो, कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा। ठीक है, 4 और 5 दोनों पे दिया हुआ है, रीड करो हैंड रिटन नोट्स को अच्छे से एक बार। क्या बोलते हो, कितना होगा? ठीक है, लिमिटेशन पीरियड इज नॉट मोर देन 3 years। अब अच्छा पे अटेंशन, मुझे एक बात बताओ, हम लोग एक बार पूरा रिकैप करेंगे स्टार्ट से। ये देखो मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट एग्जाम्पल जो था, हाँ ये रहा। तो ऐसे केसेस में इस दिन पे देखो, इस दिन पे डिफॉल्ट हुआ था, ठीक है। तो हम लोग ने एक चीज डिक्लेयर कर दिया था कि भाई लिमिटेशन पीरियड यहाँ से तो नहीं चालू होगा, ठीक है। फिर हमने बोला ठीक है कब चालू होगा, तो बोला जिस दिन मेजर हो जाएगी। सो दिस वाज मेजॉरिटी डेट। तो ये फाइनल होगा कि लिमिटेशन पीरियड विल स्टार्ट फ्रॉम 20th जून। बट सवाल ये था कि स्टार्ट तो होगा बट कितना होगा, तो हमने बोला था जो भी सेक्शन 8 बोलेगा। तो अब तो हमें पता है सेक्शन 8 क्या बोल रहा है। सेक्शन 8 कितना बोल रहा है 3 years नहीं, नॉट मोर देन 3 years। ऐसा लॉ लूजली बात नहीं करते, जो लिखा हुआ वैसे ही बात करते हैं, नॉट मोर देन 3 years, ठीक है। मतलब बट सर टॉट के केस में तो 1 year होता है ना, जनरल केसेस में। वी आर नॉट डिस्कसिंग जनरल केसेस, वी आर डिस्कसिंग सेक्शन 6, 7, 8 केसेस। तो सेक्शन 6, 7, 8 में जो भी 8 में लिखा होगा वही पढ़ना पड़ेगा। जनरली टॉट केसेस का लिमिटेशन पीरियड 1 year है, जनरली टॉट केसेस का लिमिटेशन पीरियड 1 year है। बट बिकॉज वी आर डिस्कसिंग 6, 7, 8, वी आर नॉट रेफरिंग 1 year, वी आर रेफरिंग वॉट एवर 8 सेज, ठीक है। तो 8 सेज व्हाट, 8 बोलता है नॉट मोर देन 3 years। सिमिलरली फिर हम लोग ने बोला मल्टीपल डिसेबिलिटीज की बात की, तो हमको पता चला कि भाई जिस दिन डिफॉल्ट हुआ वहां से तो होने से रहा ये तो नहीं होगा। फिर हमने बोला ठीक है जिस दिन मेजर ही, बट पता चला मेजर के साथ साथ एक और डिसेबिलिटी है। तो फिर हमने एक जानबूझ के डेट बनाया कि इस दिन पे वो जो है साउंड हो गई। तो फिर हमने इसी डेट बोला क्योंकि अब इस दिन पे देयर आर 0 डिसेबिलिटीज, तो इसी दिन से जो है लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। बट स्टार्ट होगा कितना होगा वो कौन बताएगा, सेक्शन 8 बताएगा। तो सेक्शन 8 क्या कह रहा है, नॉट मोर देन 3 years, ठीक है, नॉट मोर देन 3 years, बराबर। फिर हम लोगों ने सेक्शन 7 पढ़ा, ठीक है, किरण महिमा के केस में अच्छा इन दोनों में से हम लोगों ने ये पढ़ा जिसकी डिसेबिलिटी पहले खत्म हो जाती है। तो आइडियली किरण की डिसेबिलिटी पहले खत्म हो जाती है, तो क्या लिमिटेशन पीरियड यहाँ से स्टार्ट होगा सर 20 जून से? यस। जो लिमिटेशन पीरियड 20 जून से स्टार्ट होगा वो कितना होगा, तो जो भी सेक्शन 8 बोलेगा, और सेक्शन 8 क्या बोलता है वही, नॉट मोर देन 3 years, नॉट मोर देन 3 years,
राइट ये देखो ना क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम लिमिटेशन पीरियड अवेलेबल अंडर सेक्शन 6 एंड 7 आफ्टर सीजेशन ऑफ डिसेबिलिटी इज नॉट मोर देन 3 years। समझा? ठीक है, दैट इज सेक्शन 8। अब हो सकता है किसी के दिमाग में यहाँ डाउट आया हो, स्पेशली ये पढ़ाते वक्त, कि सर ये तो आपने डिसाइड किया ना कि वो मेजर हुई, ठीक है, वो सॉरी साउंड माइंड हुई, ठीक है, बट व्हाट इफ वो साउंड माइंड हुई नहीं तो, ठीक है, व्हाट इफ वो साउंड माइंड नहीं हुई तो ऐसे केस में क्या? मुझे एक बात बताओ, जब हमें ये पता है कि वो अनसाउंड ही रहने वाली है, मेडिकली सर्टिफिकेशन मिल चुका है कि भाई दैट ये ऐसे ही है, ठीक है, ये साउंड नहीं होने वाली है, तो हम किस दिन का वेट कर रहे हैं? कोई वेट करने का मतलब ही नहीं है। तो सर मतलब ऐसे केस में सर उसको जस्टिस नहीं मिलेगा, कौन बोला? मैंने ऐसे बोला ही नहीं। ऐसे केसेस में इसके घर वालों को इसके बिहाफ पे कोर्ट जाना पड़ेगा, वो टॉट के केस में जो इसके साथ हुआ है। फिर अभी मेरे को किसी ने डाउट पूछा, बट सर उसके घर वालों को पता ही नहीं है, तो मेरी गलती थोड़ी है वो तो इसकी गलती है, इसने बताया नहीं, राइट? यू आर आस्किंग अ डाउट, ठीक है, योर डाउट इज ऑफ सच नेचर विच इज अ सिचुएशन। So if a situation is of such nature that a person did not discuss about the default with the parents or with the representative before becoming disabled, तो इस केस में तो लॉ भी कुछ नहीं कर पाएगा। लॉ भी बोलेगा मैं क्या करूं, ठीक है, पेरेंट्स को पता ही नहीं तो क्या करूं, बट जब वो बताने का ट्राई कर रही है कैसे तो मैं तुमको पहले ही कह रहा हूं कि जबा चिप्स मांग रहा है। सवाल उठता है कि अगर घर बताया ही नहीं है तो अपन कुछ नहीं कर सकते, किसी को कुछ आइडिया ही नहीं है। आप कितने भी डाउट्स फॉर्म करोगे ना दिमाग में, प्रॉब्लम ये है कि ये चैप्टर पढ़ा कि इसके सारे जो भी प्रोस कॉन्स है, जो भी डाउट्स आ सकते हैं वो सॉल्व हो चुके हैं। इन सब के अलावा अगर आपके पास कोई डाउट है अब तक जो भी हम लोग ने पढ़ा है 3, 4, 5, 6, 7, 8, फील फ्री टू डिस्कस, ठीक है। अदरवाइज एक लास्ट सेक्शन पढ़ाना है मुझे, दैट इज सेक्शन 9, ठीक है, बट बिफोर दैट वील राइट अ क्वेश्चन, ठीक है। सेक्शन 6, 7, 8 पे क्वेश्चन लिखेंगे, वो पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 6। क्वेश्चन नंबर 6। लिखो यस, क्वेश्चन नंबर 6 लिखो। सेक्शन 7, हाँ नहीं क्वेश्चन ऐसा लिखो, सेक्शन 7 इज एन एक्सटेंशन, ये देखो यहां पे है, सेक्शन 7 इज एन एक्सटेंशन ऑफ सेक्शन 6, एक्सटेंशन ऑफ सेक्शन 6, extension of section 6
upon more than one person, upon more than one person, upon more than one person, having joint rights in a suit. More than one person having joint rights in a suit. More than one person having joint rights in a suit. And all are under legal disability. And all are under legal disability. लिखा, रेफरेंस दे दो, रेफर पीडीएफ पेज 4 and 5, पीडीएफ पेज 4 and 5. बाकी है क्वेश्चन नंबर 2 का रेफरेंस देना है. क्वेश्चन नंबर 2 का रेफरेंस है पीडीएफ पेज 2, 3 का पीडीएफ पेज 2 and 3, पीडीएफ पेज 2 and 3. ठीक है. फिर क्वेश्चन नंबर 4 इज, मैं लिखाऊंगा ना, 5 का है आप लोग के पास, 5 इज पीडीएफ पेज 3 and 4. ठीक है. 6 इज पीडीएफ पेज 4 and 5. ठीक है. अब देखो आप लोग के पास दो ऑप्शंस हैं. ये बात ध्यान से सुनो. ऑप्शन नंबर 1 सुनो. ऑप्शन 1 इज टू टेक अ प्रिंट ऑफ दीज नोट्स एंड स्टार्ट बाय हार्टिंग. दैट इज ऑप्शन नंबर 1, विच इज इजी बट लिटिल बिट थोड़ा सा कॉस्ट फ्रेंडली नहीं है. ऑप्शन नंबर 2, इफ यू वांट टू रिवाइज द चैप्टर, ठीक है, इमीडिएटली घर जाके इनके आंसर इसी में से पहले पढ़ लो, ठीक है, अच्छे से, और बाद में लिख लो. ट्राई करो बिना लिखने का. बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर बिना देख के रॉन्ग हो सकता है, तो उतना ही सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज करो जहां तुम रुक अटके हो. तो उससे क्या होगा, आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा पढ़ के. ठीक है. If I would have been at your situation or at your place, I would have followed the second option, because मेरे को लिख के पढ़ने का आदत है, irrespective of किसी भी कोर्स की तैयारी करूँ मैं. आप मुझे 500 पेजेस का बुक दोगे ना, बट मेरे को मजा नहीं आएगा. मेरे को उसमें से 50 पेज का खुद का बनाना है. ऐसी मेरे हमेशा से रहता है. जैसे ये these notes are my own handwritten notes. तो मॉड्यूल में पूरा चैप्टर दिया हुआ है 20 पेज का, हम लोग ने उसको कन्वर्ट कर दिया 13 पेजेस में. तो मुझे ये ऐसी आदत है. आई हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग फर्स्ट और रीडिंग इट मेनी टाइम्स, देन राइट द सेम कंटेंट. तो ये मेरे को हमेशा से ऐसा है. चॉइस इज योर्स. सबकी अपनी अपनी टेक्निक रहती है. कुछ लोग को ऐसा लगता है कि क्यों लिखना इतना सब कुछ, प्रिंट लेके मैं पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ. आई हैव नो इश्यूज. बट किसी ने मेरे को पूछा था ब्रेक में कि सर ये जो नोट्स आपने स्क्रीन पे रखे हैं, क्या ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है? 100%. नाउ बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग. सी, इफ यू रेफर दीज नोट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट एंड योर प्लान इज टू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स,
तो फिर मत रेफर करो, फिर आप मॉड्यूल रेफर करो. These notes are not for reference purpose. These notes are strictly for by hearting purpose. वो स्टूडेंट्स जिसको एक रेडीमेड मटेरियल चाहिए, जिसको वो हाथ रख कर लंबे समय तक बाय हार्ट करने की टेक्निक फॉलो करने वाला है, उनके लिए ये अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए नहीं है. क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? बिकॉज इसकी लैंग्वेज मॉड्यूल के लैंग्वेज के केस में थोड़ी सी सिंपल है, और अगर आप समझ के अपनी भाषा में लिखोगे तो और खराब लिखोगे. ठीक है, फिर आपका क्या कंक्लूजन निकलेगा? हमने आपके नोट्स में से पढ़ा था. सर तूने पढ़ा नहीं था, तूने रेफर किया था. पढ़ना उसको बोलते हैं जब आप किसी चीज को बाय हार्ट करो. और एग्जीक्यूटिव में दो चीजें इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ग्रुप 2 में आपको रियलाइज हो गया रहेगा. एक, कंटेंट क्वालिटी ओरिएंटेड होना चाहिए, क्वांटिटी मैटर नहीं करता. आपका पेज, आपका आंसर 1.5 पेज का या 2 पेज का, डजंट मैटर. बट इफ योर आंसर डज नॉट कवर एवरीथिंग विच इज देयर इन अ पर्टिकुलर प्रोविजन, दैट आंसर इज इनकम्प्लीट. एक ये इंपॉर्टेंट चीज है. दूसरा, नथिंग हैपन्स ओवरनाइट. एग्जीक्यूटिव का गेम रूल ही यही है, दैट यू हैव टू रीड एवरी डे समथिंग विच इज डिस्कस्ड इन योर क्लास. ठीक है, देखो भाई, जब हम लोग 10th में थे, आपका नहीं पता बट मेरा पता है, 10th में थे तो हमको वो डिफिकल्ट लगता था. ठीक है, बट वी एनी हाउ इन एनी सर्कमस्टांसेस अपन निकल आए. आपका नहीं पता बट मुझे लगता था कि 10th में शायद फेल ना हो जाऊं. ठीक है, क्योंकि एकेडमिकली मेरी हालत क्या थी मैं जानता हूं. तो मुझे डर लगता था कि फेल ना हो जाऊं, क्योंकि होते भी थे लोग. ठीक है, फिर सेम सिचुएशन जब 12th में आया तो आई वॉज अ मैथ स्टूडेंट, तो मेरे को मैथ से डर लगने लग गया था कि मैथ्स की वजह से फेल ना हो जाऊं या कम मार्क्स ना आए. सो एग्जीक्यूटिव, बट आपने वो भी निकाला, 10वीं भी निकाला, 12वीं भी निकाला. स्कूल के हर लेवल पे जब आप थे, जिस स्टैंडर्ड में आप थे, वो उस टाइम पे डिफिकल्ट था. सिमिलर सिचुएशन यहाँ पर है. प्रॉब्लम क्या पता है? अब आपका ये बहुत ज़्यादा काम करता है, पहले नहीं काम करता था. जब नहीं काम करता था ना, तब आप प्रोसेस में चलते थे. स्कूल है, ये सब पास हो रहा है, मेरे को भी होना है. अब क्या हो रहा है? अब आपको ये ज़्यादा चलाने का मौका मिल गया है, तो इसीलिए फिर आप अपने हिसाब से 1-1.5 महीना कुछ नहीं करते, फिर 1.5 महीने बाद ये काम करने लगता है, बोलते हो शुड अब पढ़ना है. एक चीज़ अगर आप डेली बेसिस पे फॉलो करोगे, वॉट एवर इज डिस्कस इन द क्लास, इफ यू गो होम, सिट देयर फॉर 2 to 3 hours, रीड इट वंस, आपको मैं लिटरली बोल रहा हूँ, जब आप सेकेंड टाइम उठाओगे ना, आपको वो ज़्यादा जल्दी याद हो जाएगा. ये रोज का काम है. जैसे रोज एक इंसान उठ के काम पे जाता है, जैसे रोज सिमिलर चीज़ सेम लोग कर रहे हैं, फिर वो कोई एथलीट हो, कोई किसी स्पोर्ट्स में हो, वैसे ही आपका भी वही हाल है. यू कैन नॉट कंप्लीट योर एग्जीक्यूटिव बाय जस्ट डूइंग ओवरनाइट स्टडीज. एक रात में ही सब पढ़ लूँगा, ऐसा नहीं होता. ईटी में होता था ऐसा, इधर नहीं होता है. सो जो भी मिस्टेक्स मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था, जो भी मिस्टेक्स आपने ग्रुप 2 में की थी, ठीक है, वो रिपीट नहीं करना. ग्रुप 2 में भी आपको लोगों ने समझाया रहेगा. ठीक है, बट तुम तुम्हारे बाप की नहीं सुनो, मेरी क्या सुनोगे? बात तो है. ठीक है, राइट. मुझे ना तुमको एक आंसर लिखवाना था. सेक्शन 9 बाद में देख लेंगे, पहले वो लिखते हैं, आज का काम खत्म करते हैं. आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4 लिख दो. आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4. आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4 लिखो. The term sufficient cause, first point, the term sufficient cause has not been defined. The term sufficient cause has not been defined in the Limitation Act. Has not been defined in the Limitation Act.
full stop, continue. It depends on the circumstances of each case. It depends on the circumstances of each case. Done. Second point की third point. Second point. In case of रामलाल versus रेवा कोलफील्ड्स, ये देखो स्क्रीन पे, अपने मन का कुछ भी मत लिखो, ये रहा. In case of रामलाल versus रेवा कोलफील्ड्स लिमिटेड, comma, the Supreme Court held that that once the period of limitation expires, Supreme Court held that once the period of limitation expires, then the appellant, APPELLANT, appellant has to explain the delay made thereafter, for each single day thereafter, for each single day. And if he is unable to explain, comma, it would be deemed that the party did not have sufficient cause for delay. Party did not have sufficient cause for delay. Next point. It is the discretionary power of court, DISCRETIONRY. It is the discretionary power of court to extend or not to extend. Extend the period of limitation. Even after the sufficient cause has been shown, and other conditions are fulfilled. Next point. The test of sufficient cause, double inverted commas में लिखना sufficient cause. The test of sufficient cause, CAUSE. The test of sufficient cause is purely an individualistic test. ठीक है, full stop, continue. Therefore
therefore comma no two cases can be treated same, therefore comma no two cases TWO two cases can be treated same. लिखा, फुल स्टॉप, कंटिन्यू. each case may have a unique experience. Each case may have a unique experience to be dealt with by the court. Unique experience to be dealt with by the court. To be dealt with by the court. Then last point, Supreme Court held that the term sufficient cause, डबल यूनिट कॉमास में लिखना, sufficient cause must receive a liberal construction. A liberal construction मतलब अंडरस्टैंडिंग, must receive a liberal construction so as to protect the interest of justice. So as to protect interest of justice. बस, फुल स्टॉप. मैं फिर से कह रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर में मेरा ही होगा. अभी 1-1.5 हफ्ता. सीधा डायरेक्टली मत आना, रीड करके आना, ठीक है. अच्छे से एक बार पढ़ के आना, तो आगे के कॉन्सेप्ट्स जो है थोड़े अच्छे से जाएंगे, ठीक है. चलो, थैंक यू, बाय.